हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। और हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 20th चैप्टर, दैट इज़ सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। तो हमने देखा था कल अपने पहले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत जो एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और पॉपुलेशन के मायने में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो इतने बड़े मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी समस्याएं हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में इन प्रॉब्लम्स के बारे में अगर हम लिस्ट बनाने जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर जो इस चैप्टर के अंदर हम जो मेन देखने वाले हैं वो कम्युनलिज्म और कास्टिज़म के बारे में ही देखने वाले हैं, जिसके बारे में आपने पहले वीडियो में देखा कम्युनलिज्म के बारे में, और हमने कास्टिज़म का भी देखा और इसको कैसे अलग ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। फिर हमने एक टॉपिक शुरू किया था माइनॉरिटीज़, जिसमें हमने देखा था कि माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम होती है, यानी कि ऐसा वर्ग, ऐसे लोग, ऐसा क्लास ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी गिनती कंपैरेटिवली एक ग्रुप से कम होती है, उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी में हमने ये भी देखा था कि हो सकता है कि माइनॉरिटी जो है इसका जो सिस्टम है वो नेशनल लेवल पर अलग है, कंसेप्ट जो इसका रहता है अलग रहता है, और स्टेट लेवल पर इसका कंसेप्ट अलग देखा जा सकता है। इसके एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था कि अगर एक कम्युनिटी जो है वो नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी में है तो स्टेट लेवल पर वो मेजॉरिटी में भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल के तौर पे आपको कि जैसे सिख हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं ये वैसे नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन आप पंजाब में जाइए तो वहाँ पे आपको ये लोग ज़्यादा दिखेंगे, तो वहाँ पर ही मेजॉरिटी में हो जाएंगे। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है इनकी जो डेफिनेशन है वो वैसे दोनों जगहों पर हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। आप बोलेंगे कि जो कॉम, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो नेशनल लेवल पर मेजॉरिटी में है वो स्टेट लेवल पर माइनॉरिटी पे कैसे हो सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि एक कम्युनिटी जो है वो नेशनल लेवल पर ज़्यादा है और स्टेट लेवल पर कम है, या फिर एक जो है मतलब इस प्रकार से हम अलग अलग स्टेट्स में हम इसकी जो डेफिनेशन है, इसके जो मायने हैं वो बदलते देख सकते हैं। अब अगर हम बात करने जाएं भारत के अंदर, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि ऐसी कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटी में आती हैं, वो भी इक्वल राइट्स शेयर करते हैं, यानी कि उनको राइट्स जो दी गई हैं वो इक्वल राइट्स दी गई हैं किनके जैसे कि मेजॉरिटी को दी गई। यानी कि कोई कम्युनिटी जो है भले उनकी संख्या कम है ज़्यादा है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इवन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो इनके रिलीजन को, इनकी लैंग्वेज को, कल्चर को, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं। तो उनके बारे में मैं कुछ पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात, अ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज़ बीन सेटअप। क्या सेटअप किया गया है? एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन सेटअप किया गया है जो इन लोगों की यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप्स की राइट्स को, इंटरेस्ट को और इनके वेलफेयर के लिए काम करता है। वेलफेयर यानी कि इनकी प्रोग्रेस के लिए काम करता है माइनॉरिटीज़ के। दूसरा, the right to religion, especially to minorities, shows them that they can make propaganda to spread and propagate their religion. अब इस राइट के अंतर्गत वो अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने का मतलब उसका प्रचार करना, तो उसका प्रचार करने के लिए फ्री हैं। द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन। अब इसमें ये भी देखिए, फोर्सफुली नहीं हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती किसी को अगर उसका धर्म परिवर्तन करवा रहे, वो नहीं। या फिर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स कैन नॉट टीच रिलीजियस टीचिंग, यानी कि कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट से ग्रांट लेता है, यानी कि सरकार से वो पैसा लेता है, यानी कि सरकारी है, अर्ध सरकारी है, और वो रिलीजियस टीचिंग दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी जो राइट टू, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तय करती है। ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैव अ राइट टू एक्वायर एंड मेंटेन प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़। सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो भी हैं हमारी, उनके पास राइट है वो प्रॉपर्टी, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ उनके पास होनी चाहिए। ये सरकार के द्वारा भी उनको मुहैया करवाई जाती है और वो खुद भी खरीद कर रख सकते हैं। जैसे कि मंदिर मस्जिद बनाया गया है, गुरुद्वारा बनाया गया है, तो सरकारें जो हैं वो इन हर एक धर्म के लिए इक्वल मतलब जो जगह है वो प्रोवाइड करवाती है। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदुज़म ज़्यादा है या सिखिज़म ज़्यादा है तो वहाँ पर सिर्फ वही लोग रहेंगे और उनके लिए ज़्यादा मतलब उसी धर्म को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक धर्म को इक्वली लेकर चला जाता है। द माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट, यानी कि अपनी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना,
और इवन एजुकेशनल राइट्स, यानी कि ये सब राइट्स उनको दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग ही सिर्फ एजुकेशन पाना चाहते हैं या उनको एजुकेशन दी जाती है, ऐसा नहीं है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलता है, क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? ग्रांट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सहायता या फिर जो सैलरीज वगैरह है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है ये एडमिशन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हैं। किस बेसिस पे? रिलीजन के आधार पे, रेस, कास्ट, कलर, लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भेद के द्वारा वो उनको, यानी कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा वो उनको एडमिशन देने के लिए मना नहीं कह सकते हैं। All the sections of society have a right to retain and develop a language and script of their own choice। हर एक जो सेक्शन है कम्युनिटी में रहने वाला, हमारी सोसाइटी में रहने वाला कोई भी वर्ग है, वो अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो चुन सकता है, ताकि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके, उनको चला सके और अपने कल्चर को आगे ग्रो कर सके। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू गेट द प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनकी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में एजुकेशन पा सके बच्चे, इसका भी जो प्रावधान है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। जैसे आप जानते हैं वी आर द गुजराती पीपल, तो गुजरात में रहने वाले हम लोग हैं, तो गुजरात के अंदर गुजराती कंपलसरी है, और पंजाब चले जाइए तो वहाँ पर पंजाबी कंपलसरी है, किसी और स्टेट में जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाइए तो शायद वहाँ मराठी कंपलसरी होगी। तो इस प्रकार एक एक पर्टिकुलर जगह पर, स्टेट पर उनकी जो मातृभाषा है वो उनको जानने का, उसका एजुकेशन लेने का उनका पूरा अधिकार उनको दिया गया है। आगे हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ क्लियर कट डेफिनेशन। अब सबसे पहली बात यहाँ पर कि इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। किसकी? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की क्लियर कट डेफिनेशन हमारे सामने अभी तक कहीं भी नहीं दी गई है। हम बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। भाई हम शेड्यूल कास्ट किसको बोलेंगे, शेड्यूल ट्राइब किसको बोलेंगे, तो इसके लिए कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। अब by the order of the president on the advice of the governor of the respective states in Indian constitution provision have been made to prevent caste based exploitation। कास्ट बेस्ड एक्सप्लोटेशन होता है, यानी कि आप जानते हैं ना भारत के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कास्ट के हिसाब से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, यानी कि लोगों को कास्ट के हिसाब से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो एक्सप्लोटेशन जो है वो ना हो, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। उनके साथ जो इनजस्टिस होता है, जो भेदभाव किया जाता है, न्याय होता है उनके ऊपर, ये सब चीज़ें ख़त्म की जा सकें और इनको इक्वलिटी दी जा सके और इनको फ्रेटर्निटी यानी कि एकता के सूत्र में बांधकर इनको एक सुरक्षित जीवन, अखंड जीवन इनको दिया जा सके। टू सी दैट दे प्रोग्रेस सोशली। अब ये भी देखा जाता है कि ये सामाजिक तौर पे ये वर्ग जो है ये आगे बढ़े, इकोनॉमिकली भी आगे बढ़े, पॉलिटिकली भी इनके राइट्स को बढ़ावा दिया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी देखा गया है कि ये अच्छे से पढ़ सकें। तो ये सब काम इनके लिए किए गए हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ इनके बारे में लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, ये एक आर्टिकल के बारे में हम शेयर कर रहे हैं। दोज कास्ट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट। अब इस शेड्यूल के अंदर यानी कि ये जो सब चीज़ें जिन जिन कास्ट को फेवर किया गया है, जिन कास्ट को, उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। और दोज कास्ट विच आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 3 यानी कि 341 में जो कास्ट शेड्यूल्स का जिक्र किया गया है उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और जिनका जिक्र हम 342 आर्टिकल के अंदर करते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। अब शेड्यूल कास्ट में कौन कौन लोग हैं, यानी कि जो पछात वर्ग के लोग हैं, यानी कि बैकवर्ड काइंड ऑफ पीपल हैं, उनकी बात की गई है। जो बेचारे जिनको समाज में ठुकराया गया है, उनको मतलब एक बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, उन लोगों के बारे में। शेड्यूल ट्राइब में वो लोग आते हैं जो कि फॉरेस्ट एरियाज़ में रहने वाले हैं, माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर रहने वाले, यानी कि आदिवासी लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, भी हमारा देश क्या है, उनको उस चीज़ से कुछ नहीं है, बस वो तो एक जगह पर रह रहे हैं, जंगल उनका घर है, जंगल में ही वो खाते पीते हैं, वहीं वो मर जाते हैं बेचारे। तो ऐसे लोगों को भी, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, जंगली लोग हैं, खासकर जो ट्राइबल पीपल हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। उनको भी जो सुख सुविधाएं हमारे पास हैं आज उनके पास भी वो चीज़ें हों, तो ये अधिकार उनको है। तो सरकार उनको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। अब ये जो लोग हैं जंगलों में और माउंटेन एरियाज़ में रहने वाले, इनका जो सोशल और कल्चरल लाइफ है वो बिल्कुल हम लोगों से अलग है, क्योंकि ये हमारे साथ कभी मिले जुले नहीं, अपने जंगल में ही रहते हैं, इनको पता ही नहीं है गाड़ियाँ, शहर क्या है। सो दीज पीपल आर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। इनके पास इकोनॉमिकली भी बहुत पुअर हैं ये लोग, और एजुकेशनली भी ये बैकवर्ड हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको भी आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो देखते हैं हम। पहला है जनरल प्रोविजन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या बोलता है जनरल प्रोविजन में, वो है आर्टिकल 15 बताता है रिस्ट्रिक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के साथ अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं किसी भी आधार पर, भले वो रिलीजन हो, कम्युनिटी हो, कास्ट हो, उसकी बर्थ प्लेस हो, तो ये सब गुनाह माना जाता है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन इनके ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती है। जैसे कि आप रूल बनाते हैं ना, घर के रूल, वो नहीं हो सकते हैं कि एंटरिंग शॉप, कि भाई इस शॉप में सिर्फ फलानी कास्ट के लोग आएंगे, इस रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ ये लोग आएंगे, इस होटल के अंदर ये लोग आएंगे, या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट की सिनेमा हॉल हो गए ऐसी प्लेसेस पे, या फिर ये कुआं, ये लेक, ये बाथिंग प्लेस, ये रोड, या फिर कोई भी चीज़ जो कि पब्लिक यूज़ की है उसको यूज़ करने से आप इन लोगों को वंचित नहीं रख सकते हो, इनको रोक नहीं सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ध्यान से आर्टिकल 15 के अंतर्गत इसके बारे में लिखा गया है कि इन सब चीज़ों को क्राइम माना गया। अगर कोई व्यक्ति इन सबको के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करता है इन लोगों के ऊपर, और इनको किसी भी जगह पर आने से, एंटर करने पे मना करता है या उनको रोकता है, तो ये जो है इसको एक गुनाह माना जाएगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 29। अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी भी पार्ट में रहता है और उसकी खुद की जो लैंग्वेज है, उसकी खुद की कोई स्क्रिप्ट है, यानी कि जो भी उसकी जो लिपि रहती है या फिर उसका जो कल्चर है, वो अपनी मर्ज़ी से उनको सेट कर सकता है और उसको वो बचा सकता है। यानी कि मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से कोई भी मातृभाषा चुन सकता है, अपने कल्चर को किसी भी प्रकार से वो चेंज कर सकता है और उसको प्रिजर्व कर सकता है। ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत उनको अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो है उसको एडमिशन के लिए रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। एडमिशन के लिए रिफ्यूज़ मतलब भले आप किसी स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी आप जा रहे हो एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर उसको किसी भी आधार पे, आधार कौन कौन से चुने गए यहाँ पर, जैसे कि बताया गया यहाँ पर रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, या फिर लैंग्वेज के आधार पे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता है। ये वो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प से चलते हैं, तो व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता एडमिशन के लिए, किसी भी आधार पे उसका भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब ये तो थे जनरल प्रोविजंस। अभी कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं। तो कॉमन बातें थी, जनरल बातें थी, अब इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी इनके लिए दिए गए। पहला आर्टिकल 46 क्या बताता है, हम वो देखते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत स्टेट वुड टेक केयर ऑफ एजुकेशनल, स्टेट जो है, जो राज्य है, वो एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है बैकवर्ड लोगों का, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, उस स्टेट के अंदर रहने वाले जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनका सोशल और इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो भी इंटरेस्ट है उसकी देखभाल करना सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विल बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, यानी कि SC और ST जिसको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, इनको स्पेशली सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का जो पूरा जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो सीधी जिम्मेदारी है हमारी राज्य सरकार की। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16th आर्टिकल के 4th पॉइंट के अनुसार, if the state government feels that the backward classes are not represented proportionately in government jobs, the state government will have the right to provide reservation in jobs and appointments. अगर ऐसा लगे स्टेट गवर्नमेंट को कि बैकवर्ड क्लास लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रॉपर प्रोपोर्शनेट, यानी कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, उसके लिए उनको एक पार्टिकुलर रिजर्वेशन चाहिए, यानी कि सपोज 10%, 20%, 30%, जितने भी परसेंटेज की बात की जाए वो देने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन उनको दे सकती है। रिजर्वेशन को हम हिंदी में आरक्षण कहते हैं। रिजर्वेशन कहाँ दिया जा सकता है, जॉब्स के अंदर और इवन अपॉइंटमेंट, यानी कि कोई भी नौकरी या जो भी अपॉर्चुनिटी है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग मार खा जाते हैं बेचारे, जिनको नौकरियाँ नहीं मिल पाती, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है कि सरकार उसके लिए अपनी स्टेट के अंदर कुछ रिजर्वेशन कोटा बढ़ा दे, यानी कि उनका आरक्षण बढ़ा दे। अगला है यहाँ पर पॉइंट, आर्टिकल्स आर 330, 332 एंड 334। ये कुछ और आर्टिकल्स हैं जिसके अंतर्गत हमारे MPs और MLA, यानी कि
लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो राज्य में है, या फिर पार्लियामेंट है, इनके अंदर इन लोगों के लिए सीट्स क्या की जाती हैं, रिजर्व की जाती हैं कुछ सीट्स। देयर इज़ नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा के अंदर सीट्स रिजर्वेशन नहीं की जाती हैं। पार्लियामेंट में होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होती है, लेकिन पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा इनके लिए ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के अंदर भी सीट्स को रिजर्व रखा जाता है ताकि ये लोग आसानी से आगे बढ़ सकें। अदर देन दीज अंडर डिफरेंट 5-year प्रोग्राम्स हॉस्टल्स हैव बीन ओपन्ड। अब ये तो थी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बातें। इसके अलावा जो 5-year प्लान्स रहते हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू की जाती हैं, उसके अंदर इन लोगों के लिए हॉस्टल्स बनाए जाते हैं और इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। ऐसे बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं उनको काउंसलिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, यानी कि ताकि वो एग्ज़ाम में पास होकर किसी अच्छी पोस्ट पे काम कर सकें। फिर रेजिडेंशियल स्कूल्स जिसको हम आश्रमशाला कहते हैं, ये भी काफ़ी बनाए जाते हैं ताकि बच्चे वहाँ रहकर पढ़ सकें। फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज, फीस और क्वालिफ़िकेशन, इन सब चीज़ों में इनको रिलैक्सेशन दी जाती है। ये कैसे होता है, देखिए, जैसे कि अगर आप एक जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो उम्र है, सपोज़ कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी उम्र है 30 साल, तो आप 30 साल तक उस एग्ज़ाम को दे के उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए वो एज जो है रिलैक्स करके 30 की बजाय 35 कर दी जाती है, 34 की जाती है। 3-4 साल वो एक्स्ट्रा हमसे कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें, जैसे आपने देखा होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कंज्यूमर अवेयरनेस वाले में, कि जो हम लोग हैं, अगर हमें कहीं कंज्यूमर फोरम में केस करना है तो हमें फ़ीस भरनी पड़ेगी। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से बिना मतलब फ़ीस के, उनको फ़ीस में छूट दी गई। भले वो फ़ीस 150-200 रुपये होती है, लेकिन वो उसमें भी उनको छूट दी गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपके लिए MA की डिग्री रिक्वायर्ड है या पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर इन लोगों के लिए ग्रेजुएशन भी चलेगा। तो इस तरीके से रिलैक्सेशन सरकार ने दिया है पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप्स को। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। क्या है ये? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जो कि इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए, वीकर सेक्शन जो है पॉपुलेशन में, इनको अपलिफ्ट करने के लिए, यानी कि इनका समाज में थोड़ा ऊंचा दर्जा मिल सके, इसके लिए काम कर रहे हैं, ताकि इनको एक मानवाधिकार जो है उसमें बराबरी का दर्जा मिले, इनको जस्टिस मिले और इनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको अच्छे तरीके से पहचाना जाए और इनको भी हर एक फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। देयर इज़ अ सेपरेट डिवीजन in the state and a special officer is appointed at the central level for the welfare and protection of the interest of these people। अब ये जो है इसके लिए सेंट्रल लेवल पर स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? स्पेशल ऑफिसर, ताकि इन लोगों के लिए काम किया जा सके। नेशनल कमीशन इज़ फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर नेशनल कमीशन बनाया गया है। ये हम बात करें सेंट्रल लेवल मतलब केंद्र लेवल पे, केंद्र सरकार के अंतर्गत। अलॉन्ग विद इट वेरियस स्कीम्स हैज़ बीन स्टार्टेड। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स इन लोगों के लिए शुरू की जाती है ताकि इनको फ़ायदा मिल सके, जिसमें एजुकेशन की बात की जाए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात की। जैसे अभी आप बात करें, जैसे प्रधानमंत्री गृह आवास योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उसमें तो सब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है जो गरीब हैं, और इवन मैं तो कहूँगा अमीर लोग भी इसमें फ़ायदा ले ही रहे हैं। तो उसमें सरकार जो है उनकी तरफ से इनको 2.5 लाख तक का लगभग जो मकान का जो कीमत है वो सरकार 2.5 लाख रुपए तक खुद भरती है, यानी कि सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। तो ये अच्छी स्कीम है। इसके अलावा जैसे स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, खासकर अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों के अंदर 25% सीट्स गुजरात के अंदर इनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। एक क्लास के अंदर 25 बच्चे जो हैं वो वीकर सेक्शन वाले होंगे, ये कंपलसरी किया गया है। आगे कुछ और प्रोविजंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। आर्टिकल 17 इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसके मुताबिक अनटचेबिलिटी, यानी कि हम बोल देते हैं ना किसी को अछूत है, यानी कि छुआछूत की जो भावना है वो हमारे अंदर नहीं होगी, इसको टोटली एरेडिकेट किया गया। आर्टिकल 17 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हमारे भारत के अंदर अनटचेबल नहीं है, और अगर ऐसा किया जाता है तो वो गुनहगार माना जाता है, यानी कि इस प्रैक्टिस को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया गया है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशेबल क्राइम माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, आर्टिकल नंबर 25 हमें कुछ और भी बताता है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रेम लॉज एंड कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच परमिट्स द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स। कि जो सरकार है
उसको केंद्र सरकार को राइट दिया गया है, उनको इजाज़त दी गई, उनको हक दिया गया है कि वो किसी भी पुराने लॉ को, पुराने लॉ का मतलब यहाँ पर कि SC/ST से रिलेटेड कोई भी पुराना लॉ है उसको कंटिन्यू कर सकता है, या फिर कोई नया लॉ भी वो फ्रेम कर सकता है, जिससे पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स, यानी कि जिसमें उनको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में एक फ़ायदा मिले, यानी कि कहीं अगर एडमिशन वगैरह की बात आती है वहाँ उनको फ़ायदा मिले, उनका वेलफेयर हो सके, उनका रिफॉर्मेशन हो सके। टू कीप द हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन ओपन फॉर ऑल हिंदूज़, हेयर अब हिंदूज़ के लिए जो सारे हिंदू इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खुला रखा गया है। अब यहाँ पर जो वर्ड हिंदू यूज़ किया गया, हिंदू शब्द का मतलब यूज़ करने का ये है, हिंदू के अंदर कौन कौन सी कास्ट को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है वो आप देख सकते हैं। हिंदूज इंक्लूड द सिख्स, द जैन्स, द बुद्धिस्ट्स, ये सब जो कास्ट हैं इनको हम कैलकुलेट करते हैं हिंदूज़ के अंदर ही। इवन हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड्स ऑल द रिलीजन इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। तो सिख और जैन लोगों से और बुद्धिस्ट लोगों से जो भी इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, भले वो सिखों से जुड़े हैं, जैन से या फिर बुद्धिस्ट से, उनको भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में काउंट किया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। अब आर्टिकल 19 का 5th पॉइंट, इट एम्पावर्स द गवर्नर्स of the state to impose strict restriction in the interest of the scheduled caste over the right to unrestricted movement of people to any region। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रीजन में जा सकता है, किसी भी जगह पर जाकर वो सेटल हो सकता है, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, ये सब इनको दिया गया है आर्टिकल 19.5 के अंदर। सच राइट गिव अथॉरिटी टू रिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोटेशन इन द ट्राइबल रीजन। तो इससे एक्सप्लोटेशन जो है ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर ये जो लोग हैं ये रहते हैं ट्राइबल पीपल, वहाँ पर इनका एक्सप्लोटेशन ना हो सके। ऐसे में ये भारत के देश के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसे में इनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी गई है और स्पेशल लॉज भी इसके लिए फ्रेम किए गए हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। अब कंक्लूजन में हमने ये देखा कि बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए गए हैं सरकार के द्वारा इनके, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस को संभालने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। इनकी कंडीशन जो है वो धीरे धीरे सुधरती जा रही है, इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिल रही हैं, जो कि भारत को अगर हम देखें तो डेवलपमेंट में काफ़ी फ़ायदा इस तरीके से मिलेगा। अब आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जानते हैं, टेररिज्म मतलब आतंकवाद। आतंकवाद के साथ आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब आतंकवाद जो है एक्चुअल में देखा जाए तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम ही है हमारे लिए। अब 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। टेररिज्म हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन सोसाइटी। अब टेररिज्म जो है इसको क्या कहा गया है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम कहा गया है। कौन सी प्रॉब्लम है ये? ग्लोबल प्रॉब्लम। अब ग्लोबल प्रॉब्लम इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरी दुनिया में ये आज पूरे तरीके से फैली हुई है, यानी कि दुनिया का कोई ऐसा देश ही नहीं है जो इस समस्या से बचा हो, ये समस्या सबके पास ही है। टेररिज्म से क्या होता है, टेररिज्म क्या करता है, टेररिज्म से क्या होता है? इससे डिस्ट्रक्शन, यानी कि इसका जो एक ही मोटिव है तबाही, किसकी? ह्यूमन राइट्स की, यानी कि ह्यूमन राइट्स को छीनना। इंसानों को अधिकार है ना शांतिपूर्ण तरीके से जीने का, लेकिन आतंकवादी हमको जीने नहीं देते हैं। वो तो बस कहीं भी ब्लास्ट हो गया तो उसमें लोग मारे जाते हैं। चारों तरफ खून खराबा, डिस्ट्रक्शन यानी कि तोड़फोड़, फियर, डर, कैओस, अफरा तफरी, वायलेंस, दंगे, अनरेस्ट एट्सेट्रा, यानी कि आदमी जो है पीस से नहीं रह पाएगा टेररिज्म के कारण। ऑल्दो टेररिज्म नो कनेक्शन विद एनी रिलीजन, टेररिज्म का किसी रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं। ये ध्यान रखना है हमको कि टेररिज्म जो है वो किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जो है टेररिज्म को रिलीजन से जोड़ते हैं और ये बहुत ही गलत बात है। ये हमारे अंदर एक कायरतापूर्ण कार्य है और हमारे अंदर ये हेट फैलाने का काम किया जा रहा है। हेट फैलाने का मतलब नफ़रत की भावना। अब हम किसी धर्म को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये आतंकवादी हैं। अब ऐसा किया जाना बहुत ही गलत है, ये हमारी देश की एकता के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक बात हो सकती है। टेररिज्म इज़ अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। टेररिज्म जो है वो देश की तरक्की के अंदर, किसके अंदर? प्रोग्रेस के अंदर बहुत ही बड़ा एक हिंड्रेंस, एक रुकावट है। टेररिज्म इज़ रिलेटेड टू वायलेंस, टेररिज्म को वायलेंस से रिलेट किया जा सकता है।
विच ओपनली वायलेट्स द प्रिंसिपल लिव एंड लेट लिव। टेररिज्म जो है वो इस प्रिंसिपल की पूरे तरीके से धज्जियाँ उड़ा देता है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। टेररिस्ट जो हैं ना वो जीते हैं और ना ही वो हमको जीने देते हैं। यानी कि ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये जो लाइन लिखी गई है लिव एंड लेट लिव, ये पूरे तरीके से जो हैं टेररिस्ट जो हैं वो इस लाइन को गलत साबित करते हैं। टेररिज्म इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड एंड डिलिबरेट वायलेंट एक्ट। टेररिस्ट आर एंगेज इन वायलेंट एक्टिविटीज़ लाइक, टेररिस्ट क्या क्या करते हैं देखिए, टेररिस्ट सुसाइड अटैक करते हैं, बम फेंकते हैं, हथियारों को छुपाकर यूज़ करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, प्लेन हाईजैक भी हुए हैं कई बार, सुसाइड अटैक्स भी होते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं ड्रग्स की, ताकि देश को कमज़ोर किया जा सके और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमित किया जा सके। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ने वाले हैं रिबिलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया। रिबिलियन और टेररिज्म में हम फ़र्क देखते हैं। अब टेररिज्म और रिबिलियन के अंदर जो भेद है वो बहुत ही कम है, इनकी एक बहुत ही पतली सी लाइन है जो इन दोनों को अलग करके रखती है। रिबिलियन क्या है, वो एक नेशनल प्रॉब्लम है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की प्रॉब्लम है, और जो टेररिज्म है वो ग्लोबल प्रॉब्लम। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिबिलियन जो है वो देश की समस्या है, देश के अंदर की समस्या है, और टेररिज्म जो है वो पूरे दुनिया की समस्या है। ये रिबिलियन जो है वो रीजनल लेवल से शुरू होता है अपनी ही सरकार के खिलाफ, यानी कि कोई पर्टिकुलर रीजन के लोग जो हैं विद्रोह कर देते हैं। आपको ये समझना होगा अच्छे से, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग जो हैं वो सरकार से खुश नहीं है, सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, या किसी भी तरीके से वो सरकार के खिलाफ हैं, तो ऐसे में वो हथियारबंद तरीके से सरकार के खिलाफ लड़ने लगते हैं। तो यानी कि रिबिलियन जो है वो देश के अंदर होती है और किसी अपनी ही सरकार के खिलाफ होती है। लेकिन टेररिज्म की बात करें, वो अपने देश के खिलाफ भी हो सकती है और दूसरे देशों के खिलाफ भी हो सकती है। इट इज़ स्प्रेड एट इंटरनेशनल लेवल। टेररिज्म जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर फैलता है। अब दोनों में फ़र्क आपको पता लग गया कि जो रिबिलियन है, यानी कि देश के अंदर, रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह करना, यानी कि विरोध करना। अब जो हमारा देश है, जैसे अब सरकार की नीतियों से अगर कहीं पर कोई खुश नहीं है तो क्या होगा, कोई अगर सरकार की नीतियों से खुश नहीं है तो उस केस में क्या किया जाएगा, वहाँ पर सरकार जो है उसके खिलाफ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और विरोध करने लगेंगी। अब ये विरोध जो है ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है, जिसमें हथियारों का उपयोग करके, जैसे कि आप जानते हैं नक्सलवादी जो होते हैं उनका काम क्या है, नक्सलवादी क्या करते हैं, वो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको हम नक्सलवादी कहते हैं, नक्सलाइट्स भी कहा जाता है। आप ज़्यादातर असम जैसे, यानी कि हमारे जो ईस्टर्न पार्ट और कुछ पार्ट्स के अंदर हमें अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये देखने को मिल सकता है। अब ये जो है नक्सलवादी जिनको कहा जाता है, ये क्या करते हैं भाई, इनका काम वही है, सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को मनवाने के लिए हथियारबंद तरीके से ये काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं ये देश को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जो अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो रिबिलियन जो है वो नेशनल लेवल पर होती है और जो टेररिज्म है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। अब जैसे कि हमने देखा कि रिबिलियन जो है वो देश के अंदर होता है, तो ऑब्वियसली इसमें जो मदद करने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे, लोकल लोग होंगे। जो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है वो कौन लोग हैं, विदेशी तो नहीं होंगे ना, वो भारतीय लोग ही होंगे। तो ये लोग जो हैं ये लोकल लोग होते हैं। लेकिन टेररिज्म के अंदर लोकल सपोर्ट, यानी कि लोकल लोग हो भी सकते हैं, मे और मे नॉट गेट लोकल सपोर्ट, यानी कि वहाँ पे लोकल लोग हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे कि बहुत सारे लोकल लोग हैं जो कि आतंकवादियों से पैसा ले लेते हैं, यानी कि पैसे के लालच में इनकी मदद करने लगते हैं, तो वो लोकल लोग उनकी सपोर्ट में होंगे। और ऐसा हो भी सकता है कि लोकल लोग उनकी सपोर्ट ना करें, क्योंकि देश के लोग उनकी मदद नहीं करेंगे, वो पर बाहर से ही वो लोग लड़ेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं इन टेररिज्म। रिबिलियन में डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रिबिलियन इन हिंडर्ड। इससे स्टेट की डेवलपमेंट में दिक्कत आती है। बाकी स्टेट्स तो आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन जिन स्टेट्स के अंदर रिबिलियन, यानी कि आपस में लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, सरकार के खिलाफ लोग लड़ते रहेंगे, वहाँ पर क्या होगा, स्टेट जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगी। लेकिन टेररिज्म के कारण दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी, क्योंकि टेररिज्म दुनिया को, जैसे कि आप जानते हैं कि 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया था, वो इतनी ज़बरदस्त घटना थी। उसके बाद अमेरिका क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार खखड़ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे।
तो वो सिचुएशन थी। फिर इसके बाद आप देखते हैं पुलवामा अटैक हुआ। इवन मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो पूरे देश के ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर असर डालता है। जैसे कि आपने देखा न्यूजीलैंड में मस्जिद के अंदर अटैक किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, काफ़ी लोगों को मार दिया। तो ये घटनाएं जो हैं, जो टेररिज्म जो है वो नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन रेबिलियन जो है वो देश के अंदर ही नुकसान पहुंचाती है। वी सी दैट रेबिलियन ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोकल डिससेटिस्फैक्शन। तो जो रेबिलियन है वो लोकल डिससेटिस्फैक्शन से शुरू होती है, यानी कि लोकल लोग जो हैं वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं, तो इस प्रकार वो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। फिर वो धीरे धीरे उनका गुस्सा ज़्यादा होने लगता है, लोग उनके साथ जुड़ते हैं और वो एक ऐसे ग्रुप बन जाते हैं जो कि हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। एंड देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन टेररिज्म। टेररिज्म जो है वो लोकल डिससेटिस्फेक्शन से नहीं है, लेकिन उनका मोटिव ही है। टेररिस्ट जो है उनका मोटिव ये नहीं है कि कोई मांग मनवाना, कुछ करना, उनका मोटिव है दुनिया को परेशान करना। जैसे कि मैंने बताया पीछे कि लिव एंड लेट लिव जो है उसको ख़त्म करना है, यानी कि जियो और जीने दो के नारे को ख़त्म करना। उनका कोई मोटिव नहीं है, बस कहीं भी तबाही फैला दी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिन जवानों को मारा, हमारे जो शहीद हुए जो हमारे जवान पुलवामा अटैक में, तो वो जवान उनके दुश्मन थे, नहीं, उनके पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बस ऐसे ही उड़ा दिया। आपने देखा होगा बहुत बार, कभी किसी भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब इन्होंने प्लेन डाल दिया तो उसके बाद काफ़ी लोग मारे गए, जिसमें वो सब सिविलियंस थे, उनसे क्या दुश्मनी थी। लेकिन इनका मोटिव यही होता है कि डर, आतंक पैदा करना, इसीलिए इनको आतंकवादी कहा जाता है। टुडे इंडिया इज़ फाइटिंग एज इंटरनल रेबिलियन एंड टेररिज्म ऑल्सो। तो आज भारत की बात करें तो भारत दोनों तरीके से लड़ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा घुसपैठ की कोशिश होती है, और अब एक तरफ हमारे चाइना भी खड़ा हो गया है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के कारण भारत के अंदर जो टेररिज्म है उससे तो हम कई सालों से, आज़ादी के बाद से ही लड़ते आ रहे हैं। और इंटरनल रिबेलियन की बात करें, भारत की बहुत सारी स्टेट्स हैं जैसे कि झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा। ये वो जगह हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के रिबेलियन ग्रुप्स एक्टिव हैं, जो कि सरकार के खिलाफ, लोकल सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी मांगे हैं। लेकिन इन लोगों को समझाया बुझाया जा सकता है किसी न किसी तरीके से। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अभी हमारा जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है वो हम आपको अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही थोड़ा सा बाकी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।